हाय गाइस, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल में मैक्सवेल सर। तो बच्चों, हम डिस्कस करने वाले हैं एयरफोर्स एक्स ग्रुप के कुछ बेसिक इंग्लिश के रूल्स के बारे में, जो कि आपके एग्ज़ाम में आपके बहुत हेल्प देने वाले हैं। कई बच्चों को ऐसा लगता है, कई लोगों को ऐसा लगता है कि इंग्लिश में आपको सिर्फ बहुत सारी चीज़ें याद रखनी होती हैं। आप थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स को बस मेमोराइज़ कर लो, याद कर लो और उसी से आपका पेपर निकल जाएगा, जो कि बहुत ही बड़ी मिस्टेक बच्चे करते हैं। ऐसे काफ़ी सारे बेसिक रूल्स होते हैं ग्रामर के। ऐसे कई सारी बेसिक चीज़ें होती हैं जो आपको मेमोराइज़ करनी होती हैं, जो आपको समझनी होती हैं, और उन्हीं की वजह से आपका जो एरर डिटेक्शन का स्कोर होता है या सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का स्कोर होता है वो अप चला जाता है। तो आज हम ऐसे ही 10 बेसिक रूल्स के बारे में बात करने वाले हैं। और जब आप इन बेसिक रूल्स को समझेंगे तो उसके बाद जब हम आगे ग्रामर की प्रॉपर क्लासेस कंडक्ट करेंगे, एक एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे, तो आपको उन्हें समझना और ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आज की क्लास में। तो सबसे पहले जो हमारे दो रूल्स होते हैं, सबसे पहला रूल, फर्स्ट एंड सेकंड रूल जो होता है हमारा ग्रामर का, वो ये होता है कि हर एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होना चाहिए, एक वर्ब होना चाहिए। ठीक है, या तो फिर एक नाउन होना चाहिए। बिना सब्जेक्ट वर्ब या नाउन के जो हमारा सेंटेंस है वो एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता। ठीक है, जब तक उसमें हमारा एक नाउन वर्ब या फिर सब्जेक्ट ना हो तब तक जो भी सेंटेंस है वो एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं बोला जाता। फॉर एग्जाम्पल, बर्ड्स फ्लाई। ठीक है, एयरफोर्स रिक्रूट्स कैंडिडेट्स। तो ये जो दो एग्जाम्पल हैं हमारे, ये एग्जाम्पल एक कंप्लीट सेंटेंस का फॉर्मेशन कर रहे हैं, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट है, इसमें वर्ब या नाउन भी प्रेजेंट है। ठीक है, रनिंग फास्ट में हमारे पास कोई सब्जेक्ट नहीं है, कौन कर रहा है रनिंग फास्ट? ठीक है, हमें नहीं पता चल रहा है कि रनिंग फास्ट कौन कर रहा है। ओके, बिकॉज ही वेंट, वो कहाँ गया, ये भी चीज़ हमें इसमें नहीं पता, इसकी वजह से ये भी एक प्रॉपर सेंटेंस नहीं है। ठीक है, तो हमारे जो पहले दो रूल्स हैं वो यही हैं, बेसिक रूल्स, कि हर एक सेंटेंस में आपका एक सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, या फिर उसमें नाउन का प्रेजेंस होगा। ठीक है, नेक्स्ट रूल जो हमारे पास है, रूल नंबर 3, ये रूल हमें ये बताता है, ये बेसिकली इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के लिए है, कि जो कमांड्स होती हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में हम क्या बोलते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में हम किसी को एक कमांड दे रहे होते हैं। ठीक है, हम उनको कुछ चीज़ को करने के लिए बोलते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो रूल है, ये वाला रूल एक एक्सेप्शन है, जो हमारा रूल फर्स्ट एंड सेकंड था। तो यहाँ क्या होता है कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में, क्योंकि हम किसी को कमांड दे रहे हैं, ठीक है, हम कोई ऑब्वियस बात उनको बोल रहे हैं, तो इसकी वजह से यहाँ का जो सब्जेक्ट होता है वो ज़रूरी नहीं होता। इसमें हमारा एक हिडन सब्जेक्ट प्रेजेंट होता है, विच इज़ यू। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी को कह रहे हैं सिट डाउन, तो ये मेरा एक कंप्लीट सेंटेंस है, इसमें मेरा कोई सब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं है, लेकिन इस केस में मेरा सब्जेक्ट क्या है, यू। यानी कि अगर मैं आपको कह रही हूँ कि सिट डाउन, तो डैट मीन्स कि वहाँ पे हमारे पास जो हिडन सब्जेक्ट है वो है यू सिट डाउन, तुम बैठ जाओ। ठीक है, अगर मैं किसी और को बोल रही हूँ तो मैं उसका नाम लेके बात करूँगी, लेकिन जब हम डायरेक्टली किसी वन पर्सन से बात कर रहे हैं और हम उन्हें कोई कमांड दे रहे हैं या हम उन्हें कोई रूल बता रहे हैं, तो उसमें जो हमारा हिडन सब्जेक्ट होता है वो यू होता है, और सब्जेक्ट की विजिबिलिटी ज़रूरी नहीं होती। ठीक है, जैसे ओपन द डोर, मार्च फॉरवर्ड। मार्च फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे बढ़ो, ओपन द डोर का मतलब होता है दरवाज़ा खोलो। ठीक है, ऐसे ही गो अवे, ये भी एक काइंड का हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस है। ठीक है, गो अवे। तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का जो रूल है, ये हमारे फर्स्ट एंड सेकेंड रूल का एक्सेप्शन होता है। इसमें हमें एक विजिबल सब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे हमारा हिडन सब्जेक्ट होता है यू। ठीक है, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम किसी को कोई कमांड दे रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो रूल है हमारा, रूल नंबर 4, ये जो रूल है ये आपका एडजेक्टिव्स के लिए है, और एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, जो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, तो रूल नंबर 4 हमारा ये कहता है कि जो एडजेक्टिव्स हैं वो डायरेक्टली नाउन के पहले आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा जो यहाँ पे क्या बोलते हैं एडजेक्टिव, ये वाला जो रूल हमारा ये बोलता है कि जो एडजेक्टिव आपके नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं ये डायरेक्टली नाउन से पहले आ सकते हैं, जैसे कि ब्रेव सोल्जर, राइट, एयर फास्ट एयरक्राफ्ट।
द एयरक्राफ्ट इज़ फास्ट। ओके, अब यहाँ पे दो कैच है। देखिए हमने यहाँ पे पढ़ा फास्ट एयरक्राफ्ट, ठीक है, तो यहाँ तो जो मेरा एडजेक्टिव था वो नाउन के पहले आया, एयरक्राफ्ट कैसा है, फास्ट है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो मेरा एडजेक्टिव आया वो नाउन के पीछे आया। तो ये नाउन के पीछे क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे जो है वर्ब से सेपरेटेड है वो, ठीक है। तो एडजेक्टिव जो है वो अगर मेरे नाउन के पहले आ रहा है तो नॉर्मल केस में वैसे ही आएगा, लेकिन अगर वो वर्ब से सेपरेटेड है तो फिर वो क्या करेगा, मेरा नाउन के बाद में आएगा, ठीक है। अब एक जैसे छोटा सा एरर कई लोग करते हैं, ही इज़ अ ब्रेवरी सोल्जर, ठीक है। ब्रेवरी नहीं आता यहाँ पे, ब्रेव सोल्जर आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये एक एडजेक्टिव हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे ब्रेव को यूज़ करेंगे, ठीक है। एडजेक्टिव जो होते हैं नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, वो नाउन से हम डायरेक्टली पहले यूज़ कर सकते हैं, और नाउन के बाद में हम उनको तब यूज़ करते हैं जब वो एक वर्ब से सेपरेटेड हो, ठीक है। नेक्स्ट जो रूल है हमारे, रूल नंबर 5, 6 एंड 7, ये हमारे कंपाउंड स्ट्रक्चर्स के लिए होते हैं, ठीक है। जो हमारे कंपाउंड स्ट्रक्चर्स हैं, कंपाउंड सेंटेंसेस जो हमारे होते हैं, ये उनके लिए होते हैं। कंपाउंड सेंटेंसेस हमारे ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो कि दो सेंटेंस को साथ में जोड़ के एक सेंटेंस बनाया जाता है, उन्हें हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारे पास में कंपाउंड सेंटेंस के लिए रूल होता है वो ये होता है कि जो कंपाउंड सेंटेंस का सब्जेक्ट है उसमें दो और मोर सिंपल सब्जेक्ट्स का प्रेजेंस होगा, ठीक है। जो कंपाउंड सब्जेक्ट है, इसके सब्जेक्ट में टू और मोर सिंपल सब्जेक्ट प्रेजेंट होंगे। जैसे मोहित एंड रोहित, ठीक है। मोहित एंड रोहित क्या हैं, ये दोनों के दोनों सिंपल सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या हुआ है, ये जो सब्जेक्ट है आपका कंपाउंड सब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे दो सब्जेक्ट्स एक साथ हमने जोड़े हुए हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट रूल है आपका 6th रूल, वो कंपाउंड सेंटेंस के प्रेडिकेट के लिए है, और ये क्या कहता है कि जो कंपाउंड सब्जेक्ट का प्रेडिकेट है उसमें भी दो या दो से ज़्यादा प्रेडिकेट प्रेजेंट होंगे। जैसे ही स्टडीड एंड क्वालिफाइड, यानी वो पढ़ा और क्वालिफाई कर गया, ठीक है। तो इसलिए ये क्या है, ये कंपाउंड प्रेडिकेट है, क्योंकि इसका जो प्रेडिकेट है उसमें भी दो टाइप के मेरे सिंपल प्रेडिकेट प्रेजेंट है, वन इज़ स्टडीड, अनदर वन इज़ क्वालिफाइड, ठीक है। देन जो मेरा 7th रूल है वो ये बताता है कि जो कंपाउंड सेंटेंस है, ठीक है, वो वट और मोर देन वन सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को हैंडल कर सकता है, यानी कि उसमें या तो एक से ज़्यादा सब्जेक्ट प्रेजेंट होंगे या एक से ज़्यादा प्रेडिकेट प्रेजेंट होंगे, दोनों में से एक होगा या दोनों भी हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही स्टडीड हार्ड एंड ही क्वालिफाइड, यहाँ पे मेरे दो प्रेडिकेट प्रेजेंट है, इसलिए ये मेरा एक पूरा का पूरा कंपाउंड सेंटेंस है। जो हमने यहाँ फर्स्ट में पढ़ा था इसमें मेरे दो काइंड ऑफ सब्जेक्ट प्रेजेंट थे, इसलिए ये भी मेरा एक पूरा कंपाउंड सेंटेंस था, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल की और मैं अगर बात करूँ तो हम बोल सकते हैं कि द बर्ड sang and the boy danced, ठीक है। इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ कि चिड़िया ने गाया और लड़के ने डांस करा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो मेरे पास दो सब्जेक्ट प्रेजेंट है, द बर्ड एंड द बॉय, ठीक है। तो इसलिए ये क्या हो गया मेरा, यहाँ पे मेरे दो सिंपल सब्जेक्ट का प्रेजेंस है, और साथ ही में सैंग एंड डांस जो है ये दोनों के दोनों क्या है मेरे, ये मेरे दो टाइप के प्रेडिकेट्स हैं, इसलिए ये भी एक कंपाउंड सेंटेंस है, क्योंकि इसमें प्रेजेंस है दो सब्जेक्ट्स की और दो प्रेडिकेट्स की। ये मेरा रूल नंबर 7 बोलता है, ठीक है। नेक्स्ट रूल है हमारे पास 8th एंड 9th रूल, ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉजेज एंड डिपेंडेंट क्लॉजेज के लिए है स्पेसिफिकली, ठीक है। इसमें हम क्लॉज की बात करते हैं, ठीक। क्लॉज क्या होते हैं, क्लॉज जो होते हैं ये हमारे इनकम्प्लीट सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है। लेकिन अब अगर हम बात करें इंडिपेंडेंट क्लॉज की, तो इंडिपेंडेंट क्लॉज जो होता है
ये आपका सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट दोनों को मिलाकर बनता है। इसके पास में अपना ही सब्जेक्ट भी होता है, अपना ही प्रेडिकेट भी होता है, इसलिए ये स्टैंड अलोन कर सकता है, यानी कि अकेले ये खड़ा रह सकता है। इसको अपने साथ में कोई और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, इसको पूरा सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये भी जो है ये भी हमारे एक एक्सेप्शन होते हैं, इसलिए ये रूल्स हम अलग से पढ़ रहे हैं, बिकॉज दीज आर सम काइंड ऑफ एक्सेप्शंस एंड थिंग्स दैट वी नीड टू रिमेंबर। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है कि जो इंडिपेंडेंटली खड़ा रह सके। ठीक है, जैसे कि द एयरक्राफ्ट लैंडेड सेफली। ठीक है, या फिर अगर मैं बोलूँ द प्लेन फ्लू, ये तो फिर भी काफ़ी बड़ा हो गया। अगर हम किसी छोटे क्लॉज की बात करें तो होता है द प्लेन फ्लू, यानी कि प्लेन उड़ गया। ये ऐसे देखने में तो आपको छोटा लग रहा है या लग रहा है कि इनकम्प्लीट है, लेकिन इसके पास में ही अपना सब्जेक्ट भी है, प्रेडिकेट भी है। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है इसमें द प्लेन और प्रेडिकेट क्या है इसमें फ्लू। तो इसी छोटे से क्लॉज में ही दोनों की दोनों चीज़ें जो हैं वो डिस्कस हो जा रही हैं, इसकी वजह से ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है, नेक्स्ट जो होते हैं हमारे डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, और ये मेरा रूल नंबर 9 है कि जो डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं वो कंप्लीट सेंटेंस नहीं बना सकते, उनको एडिशनल वर्ड्स की ज़रूरत होती है। डैट मीन्स दे कैन नॉट स्टैंड अलोन। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल बिकॉज द एयरक्राफ्ट लैंडेड सेफली। अब इसमें मुझे और ज़्यादा चीज़ों को ऐड करना पड़ेगा, जैसे कि एवरीवन वाज सेफ बिकॉज द एयरक्राफ्ट लैंडेड सेफली, तब इसका सेंस बनेगा। वरना सिर्फ बिकॉज द एयरक्राफ्ट लैंडेड सेफली का तो कोई सेंस ही नहीं बन रहा है, राइट। तो ये होते हैं हमारे डिपेंडेंट क्लॉजेस। ठीक, ये मेरा रूल नंबर 8 एंड रूल नंबर 9 है। नाउ कमिंग टू द लास्ट रूल फॉर टुडे विच इज़ आर रूल नंबर 10। तो रूल नंबर 10 जो है ये मेरे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर है। ठीक है, अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मेरा क्या बोलता है कि जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो एक नाउन होता है जो कि वर्ब उस पर एक्ट कर रहा है। ठीक है, द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज द नाउन बीइंग एक्टेड ऑन बाय द वर्ब। ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या हो रहा है कि ये नाउन्स होते हैं जिस पर मेरा वर्ब काम कर रहा है। ठीक है, ठीक, तो ये क्या हो गया मेरा, ये हो गया मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल द पायलट फ्लू द एयरक्राफ्ट। ठीक है, एयरक्राफ्ट क्या है मेरा, ये एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर जो है वो वर्ब काम कर रहा है। ठीक है, देन आते हैं हमारे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या होता है कि नाउन जो होता है वो इनडायरेक्टली वर्ब के थ्रू अफेक्टेड हो रहा है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल द ऑफिसर गेव मी इंस्ट्रक्शन। ठीक है, मी क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। क्यों, क्योंकि मेरे को क्या मिला, मेरे को इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं ऑफिसर से। ठीक है, तो क्या मिल रहा है ऑफिसर से, इंस्ट्रक्शन मिल रहे हैं, इसलिए मेरे ऊपर यानी मी जो है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। इसके ऊपर जो वर्ब है यानी कि जो ऑफिसर है वो इनडायरेक्ट वे में काम कर रहा है, क्योंकि डायरेक्टली कोई इफेक्ट नहीं पहुंच रहा है। लेकिन इंस्ट्रक्शंस जो है ये एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि वो कहाँ से आ रहे हैं, वो डायरेक्टली ऑफिसर के पास से आ रहे हैं। ऑफिसर जो मेरा वर्ब है इस समय पे वो उसके ऊपर डायरेक्टली काम कर रहा है। ठीक है, चलो तो बच्चों आज की क्लास के लिए इतना ही। कल से हम लोग आपके चैप्टर के एक एक टॉपिक को लेकर डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। ये रूल्स को डिस्कस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ये रूल्स जो हैं ये आपके आगे जाके सेंटेंस फॉर्मेशन में काम आएंगे, और साथ ही में जब हम चैप्टर्स का डिस्कशन कर रहे होंगे तो भी ये रूल्स आपके टाइम एंड टाइम अगेन आते रहेंगे। इसलिए ये जो बेसिक 10 रूल्स हैं इन्हें आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। और अगर आप लोग भी एयरफोर्स एक्स ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट में जय हिंद ज़रूर लिखिएगा। नीचे कमेंट में सारे ही बच्चे जय हिंद ज़रूर लिखें, ताकि हमें पता चले कि कितने बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं सीरियसली पढ़ाई करने के लिए। ठीक है, तो चलो बच्चों मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। अगर आपको कुछ और टॉपिक्स के ऊपर बात करनी है, किसी और चीज़ के ऊपर बात करनी है, तो ज़रूर आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। नीचे आप कमेंट बॉक्स में अपने सजेशंस लिख दीजिएगा, हम ज़रूरी उनके ऊपर एक्ट करेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय
पर अपना ध्यान रखिएगा, अपनी पढ़ाई पे ध्यान रखिएगा।